हेलो एवरीवन, माय नेम इज चिराग विटलानी और आप सभी का स्वागत है आज की इस शाम में जिसका नाम है द एक्सेप्टेंस मीट 2020। और आज के शाम की हमारी थीम है क्वारंटाइन लाइव्स मैटर। जी हाँ, हम आज के हमारे इवेंट और थीम के बारे में बात करें। आइए उससे पहले उस चीज के बारे में बात करते हैं जिससे इस वक्त हम सभी परेशान हैं। जी हाँ, कोरोना, द पेंडेमिक। जिस तरीके से आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा देश और पूरा का पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और इसीलिए शायद हम आपके शहर में आकर आपको नहीं मिल पा रहे, लेकिन इस लॉकडाउन में हम आपका लॉकडाउन नहीं रखना चाहते थे और इसीलिए हम आपके शहर में नहीं पर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मिलने आ रहे हैं। जी हाँ, हम नहीं चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में आप सभी कहानियां, आप ये सभी मस्ती, आप ये सभी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस मिस करें। इसीलिए आपके लिए लेकर आए हैं द एक्सेप्टेंस मीट 2020 वर्चुअली विद द थीम क्वारंटाइन लाइव्स मैटर। तो क्या हम शुरू करें? क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? आर यू ऑल एक्साइटेड और नॉट? कम ऑन एवरीवन। अरे यार, थोड़े कमेंट्स कर दो, थोड़े बहुत में लिख दो यार, TAM एक्साइटेड, थोड़े थम्स अप भेज दो ताकि हमें भी पता चले कि आप सभी भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है आज की इस शाम के लिए। जी हाँ, तो भाई अब हमें थोड़े बहुत रिस्पॉन्सेस आने लगे हैं। ओहो, क्या बात है, क्या बात है भाई। अब तो लोग फुल ऑन एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए इस शाम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं द एक्सेप्टेंस मीट के बारे में। द एक्सेप्टेंस मीट यारियां और उमंग नामक ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। यारियां और उमंग हमसफर ट्रस्ट के यूथ इनिशिएटेड LGBTQ सपोर्ट ग्रुप्स हैं। हमसफर ट्रस्ट भारत का सबसे पुराना LGBTQ ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल 15 अगस्त को मुंबई के दूसरे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक्सेप्टेंस मीट ऑर्गेनाइज करती है। एक्सेप्टेंस मीट का फोकस ना ही सिर्फ समलैंगिक समाज के लोगों पर होता है पर उनके साथ उनके हमारे एलाइज यानी कि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे कॉलीग्स, हमारे दोस्त, हमारे जितने भी सहयोगी हैं उन सभी पर भी होता है। हम चाहते हैं कि हमारे समलैंगिक समाज के लोगों के साथ उन सभी को भी एक सेफ स्पेस मिले जहां आकर वो अपनी संवेदनशील कहानियां, अपने प्यार की कहानियां, अपनी दोस्ती की कहानियां आप सभी के सामने रख सके, आप सभी के साथ शेयर कर सके। उन सभी को एक सेफ स्पेस मिले जहां वो अपना ओपिनियन व्यक्त कर सकते हैं। और इसीलिए हर साल 15 अगस्त को हमसफर ट्रस्ट, यारियां और उमा एक्सेप्टेंस मीट ऑर्गेनाइज करते हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि 15 अगस्त को ही क्यों, हर साल 15 अगस्त को ही एक्सेप्टेंस मीट क्यों ऑर्गेनाइज की जाती है? तो भाई उसका भी जवाब मैं आपको देता हूं। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था आप सभी जानते तो होंगे, क्योंकि यह दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही खास है। क्योंकि 73 इयर्स पहले हम सभी भारतीयों को लगभग 200 साल की गुलामी के बाद स्वतंत्रता मिली और शुरुआत हुई नए भारत की। उसी तरह हम सभी ने भी, LGBTQ कम्युनिटी के लोगों ने भी समाज के हेटेरोनॉर्मेटिव रूल्स को छोड़कर स्वतंत्रता हासिल की। उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया और शुरुआत की नए दिन की। लेकिन सिर्फ समलैंगिक समाज के लोग नहीं पर हमारे साथ हमारे जितने भी एलाइज हैं, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, यानी कि हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे कॉलीग्स, इन सभी ने भी समाज की परवाह ना करते हुए सच का साथ दिया और एक नए प्रहर की शुरुआत की। इसीलिए 15 अगस्त ना ही सिर्फ भारतीयों के लिए इंपॉर्टेंट है पर हम सभी LGBTQ कम्युनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दर्शाता है हमारी स्वतंत्रता को। तो आइए मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि राष्ट्रगान के सम्मान में आप सभी खड़े हो जाएं। पर हम राष्ट्रगान की शुरुआत करें उससे पहले कहना चाहूंगा कि राष्ट्रगान हम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस है ये LGBTQ कम्युनिटी के लोगों ने दी है। तो आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रगान के साथ। पंजाब सिंध गुजरात
जय 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 हे। तो बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने कितनी मधुरता के साथ, कितनी ब्यूटीफुली गाया, थैंक यू सो मच। पर आज की शाम को हम आगे बढ़ाए उससे पहले मैं हमारे सारे स्वतंत्र वीर सेनानी जितने भी हैं उन सभी को कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा, क्योंकि आज उनके धैर्य की वजह से, उनके हार्ड वर्क की वजह से, उनकी वो फाइट की वजह से हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और अब आज के इस शाम को आगे बढ़ाते हुए देवी और सज्जनों एंड अदर्स, मुझे एक शायरी याद आ रही है, तो इरशाद लिख दीजिए, लिख दीजिए। आप बोल तो नहीं पाएंगे पर इरशाद लिख तो दीजिए। इरशाद, वाह वाह, इरशाद। तो भाई शायरी कुछ इस तरह है कि क्वीरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। वाह वाह, वाह वाह, कि क्वीरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। अब आप सभी सोच रहे होंगे भाई क्वीरियत क्या शब्द है? भाई एक्चुअल शब्द तो खैरियत है, पर हम क्यूअर्स ने थोड़ी क्रिएटिव लाइब्रेरी बोल रहा हूं, लिबर्टी ले ली है। क्या बात है? तो भाई शब्द कुछ ऐसे हैं कि क्वीरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो। वाह वाह, क्वीरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने हमारा क्या हाल है। जी हाँ, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, ओह क्या बात है भाई। तो इस कोरोना ने हम सभी की जिंदगी कहीं पर थम सी दी है, कहीं पर रोक सी दी है। तो आई होप इस पैंडेमिक के वक्त, इस वैश्विक महामारी के वक्त आप सभी क्वीरियत से होंगे आई मीन खैरियत से होंगे। पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि यार बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं इस पैंडेमिक, इस लॉकडाउन की वजह से। उनके पास जो पहले वो सपोर्ट सिस्टम था, वो लोग थे, वो जगह थी जहां जाकर वो अनअपोलोजेटिकली अब उन्हें जैसा चाहिए वो वैसा रह सकते थे, वो नहीं रही है। पर हमारी जिंदगी कोरोना से पहले भी डिफिकल्टी रही है। हम सभी की जिंदगी तो सभी की डिफिकल्ट होती है, पर हमारे में थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी और फियर्स ज़्यादा होते हैं। हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमारी सेक्सुअलिटी के रिलेटेड। हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि समाज को हमारी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चल गया तो कैसा होगा, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हमारी सेक्सुअलिटी के बारे में पता चल गया तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं हमारी सेक्सुअलिटी की वजह से हमारे दोस्त, हमारे घर वाले हमें छोड़ ना दे, वगैरह वगैरह, एंड द लिस्ट गोज ऑन। पर कोरोना की वजह से हमारी जिंदगी में हमारे जो सपोर्ट सिस्टम थे, वो लोग थे, वो जगहें थी, वो प्लान्स थे, कहीं वो भी नहीं रहे। बहुत सारे लोग इस क्वारंटीन में सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए आज की शाम की हमारी जो थीम है वो इन सभी क्यूअर लोगों पर है जो इस क्वारंटीन को सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आज की शाम की थीम है क्वारंटाइन लाइव्स मैटर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन सभी क्यूअर लाइव्स के बारे में जो इस क्वारंटीन में कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढें, वो कोशिश कर रही हैं कि वो जैसे हैं वैसे ही रहें, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मानसिक हालत का ध्यान रखें। और आइए वैसे ही कहीं संवेदनशील कहानियों के साथ शुरुआत करते हैं हम द एक्सेप्टेंस मीट 2020 वर्चुअली क्वारंटाइन लाइव्स मैटर। तो हम हमारे मेन इवेंट की शुरुआत करें उससे पहले क्यों ना हम आपको थोड़ा एंटरटेन कर लें। जी हाँ, और आप सभी को एंटरटेन करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं मिस्टर समीर शेख। ओके भाई, क्वियर इवेंट है तो डांस परफॉर्मेंस तो बनता ही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि लेट योर रेखा, लेट योर माधुरी, लेट योर रणवीर सिंह कम आउट, क्योंकि अब आप सभी को एंटरटेन करने आ रहे हैं समीर शेख। समीर uses he, him and his as his pronoun. He is based in Mumbai. He is a professionally trained dancer जिन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, जैसे कि शक्ति मोहन, श्याम अक्तावत, टेरेंस लुइस एंड द लिस्ट गोज ऑन। पर आज वो अपने डांस के इस पैशन को लेकर दुनिया के सारे कोविड वॉरियर्स को एक छोटा सा डेडिकेशन देना चाहते हैं। तो आप सभी के समक्ष, आप सभी को एंटरटेन करने के लिए समीर शेख। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सो
चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सुना था डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इस चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया है। थैंक यू सो मच समीर फॉर द ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। और आपके इस डेडिकेशन के बाद मैं हमारे सभी कोविड वॉरियर्स को इतना कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी जान को प्रायोरिटी दी। तो आपके इस जज्बे को पूरी देश की ओर से हमारा सलाम। और अब आज की शाम को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं हमारे स्पॉन्सर्स और को-ऑर्गेनाइजर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सो स्टार्टिंग विद स्पॉन्सर्स जो है एम्पलीफाई चेंज एंड कनेक्ट, और हमारे को-ऑर्गेनाइजर्स जो है क्वेयर अड्डा, क्यूग्राफी, सीनेजर्स, Centric and Economics. Thank you so much everybody for giving and supporting the acceptance meet, and we are hoping, और हम चाहते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले सभी सालों में आप हमारे साथ बने रहेंगे और हम इस प्लेटफॉर्म को जो आप सभी ने इन सभी स्पीकर्स को दिया है वो हम अलग लेवल पर ले जाएं और उसे और सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू। We help transform work lives, diverse lives, all genders, ages, sexualities, origins, and abilities. From job seekers to employers, we inspire everyone to go further, to reach higher, and to do better by applying inclusion principles and ensuring equity for sustainable success. Training programs, best practices documents, and research data we offer equip the employers to understand the ever so dynamic diversity, equity, and inclusion action points and impact. With just the correct amount of EQ required for diversity candidates, be it women, LGBT folks, people with disability, veterans, we assist everybody every step along the way, right from getting the right resume to job ad to interview process to the final offer. We provide online tools, guidance, and support to help everyone make their jobs, careers, and businesses better. We're a tech-enabled community and a wellness company founded by 3 entrepreneurs. By collaborating with Shortlist professionals and their globally diverse team, we are on a path to change the status quo. And we are just getting started. Do get in touch with us. Let's speak of your unique life path and figure how we can work together. As we always say, anything is possible when one celebrates differences.
और फाइनली उसी के साथ वक्त आ गया है हमारे मेन इवेंट का, यानी कि हमारी एक्सेप्टेंस स्टोरी सुनने का। तो क्या आप सभी रेडी हैं? क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? यस और नो? अगर हो तो थोड़ा बहुत कमेंट कर दो यार, क्योंकि आपकी इस एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ हमारी एनर्जी भी दुगनी हो जाएगी। सो प्लीज स्टार्ट कमेंटिंग, प्लीज लेट अस नो। थोड़े थम्स अप हो जाए, हार्ट्स हो जाए, इमोजीज और स्माइलीज हो जाए प्लीज। एंड स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट स्पीकर, पर मैं कहना चाहूंगा कि आज के हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं उसमें हमने स्पेक्ट्रम में से जितने ज्यादा हो सके उतने अलग अलग लोगों को कोशिश की कि हम आपके सामने लेकर आए, उनकी कहानी आपके सामने लेकर आए। तो आज हमारे जो स्पीकर्स हैं उनमें इंक्लूडेड है पेरेंट्स फ्रॉम स्पीकर ग्रुप, देन वी हैव अ सेलिब्रिटी गे कपल, then we also have a lesbian woman, then we have a trans man, and last but not the least we have a pair of best friends। जी हाँ, दो बेस्ट फ्रेंड्स जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये सभी अपनी कहानियां बताएंगे कि उन्होंने ये क्वारंटीन कैसे सरवाइव किया और वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्पीकर। आइए सबसे पहले स्पीकर के साथ शुरुआत करते हैं जो है स्वीकार ग्रुप। नमस्कार, मेरा नाम अरुणा देसाई है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ स्वीकार द रेनबो पेरेंट्स, सपोर्ट ग्रुप फॉर पेरेंट्स। कोरोना जब इंडिया में आया उसके पहले किसी को पता ही नहीं था कि ये इंडिया में आ भी सकता है और उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट सबकी लाइफ में पड़ेगा, इसके बारे में कोई सोचा ही नहीं था। देखते देखते आ भी गया और अचानक से लॉकडाउन शुरू हो गया। इस लॉकडाउन के चलते हमारे ग्रुप में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा उम्र के हैं, जो 70+ 80+ पेरेंट्स हैं, जो अब उम्र के हिसाब से खुद काम नहीं कर सकते हैं और लॉकडाउन के वजह से मेड आने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनको खुद को काम करने के लिए बहुत तकलीफ़ें होने लगी। देखते देखते ही कम्युनिटी के बच्चे इतनी तकलीफ में गुजर रहे थे तो वो हमें कांटेक्ट करने लगे। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अकेले रहते हैं, पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो वो खाना बाहर खाते हैं तो उनका खाना बंद हो गया। और बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए। बहुत सारे लोग मतलब जैसे कपल साथ में रहते हैं तो उनके आपस में झगड़े होने लगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इतने आने लगे। कोई बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में हैं तो अचानक से एक्सीडेंटली उन्होंने मतलब एक्सीडेंटली पेरेंट्स को पता चल गया कि वो कम्युनिटी से है। फिर जैसे खास करके ट्रांस चिल्ड्रन है, जो ट्रांसजेंडर है, उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। ट्रांसजेंडर लोग जो डेली अर्न करके उनका पेट भरते हैं, उनकी तो आमदनी पूरी बंद हो गई। वो बाहर निकल नहीं पा रहे, तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो वो सब हमें कांटेक्ट कर रहे थे। फिर बहुत सारे लोग जैसे हम सफ़र ट्रस्ट, केटो के थ्रू बहुत सारे लोगों ने फंड रेजिंग किया, तो वो उसमें हम पेरेंट्स लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। हमारे ग्रुप में से एक हैदराबाद से जो पेरेंट्स है उन्होंने खुद फंड रेजिंग किया और फंड रेजिंग करके पैसे जो आए हैं उसके अभी मतलब वो करने वाले हैं। ट्रांसजेंडर बच्चों को पैसे भी बांट देंगे और खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और 10 दिन पहले एक केस ऐसे हुई कि एक बच्चे ने पेरेंट्स उसके सता रहे थे क्योंकि वो विजिबली फेमिनाइन है, तो गे बच्चा, तो उसके पेरेंट्स ने बहुत सताते थे, तो उसने सोचा कि मैं मेरी लाइफ ख़त्म कर दूँ, सुसाइड करूँ। तो वो जब मुझे कांटेक्ट किया तो उससे बात करके उसको समझा के वो सुसाइड अवॉइड किया और फिर बाद में उसके पेरेंट्स से बात करके उनको समझाया, उनको बताया, तो अब उनका रिलेशन इतना अच्छा हो गया है कि वो पेरेंट हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे। रूरल एरिया से, अर्बन एरिया से, बहुत सारे एरिया से इतने सारे बच्चे हमें कांटेक्ट कर रहे थे। बहुत सारे कम्युनिटी लीडर्स हमको अप्रोच कर रहे थे कि यहाँ ये बच्चा तकलीफ में है, वहाँ वो बच्चा तकलीफ में है। तो ऐसे हम पेरेंट्स बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे थे। फिर प्राइड
प्राइड इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स में पेरेंट्स ने कंट्रीब्यूशन दिया। और जैसे बहुत सारे वेबिनार्स चल रहे हैं मेंटल हेल्थ इशू पर, और मतलब अगर किस तरह से पेरेंटल एक्सेप्टेंस होना चाहिए इन फ्यूचर, उस बारे में डिस्कशन। तो ऐसे ये कोई बच्चों के लिए ये क्वारंटाइन जो है वो अच्छा साबित हुआ, कोई बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ, खास करके ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया आगे आके इनको मदद कीजिए, इनको आपकी ज़रूरत है। थैंक यू। Thank you so much, Aruna aunty. Sorry, guys. But look at the way they are speaking. You know, जब एक माता पिता, जब एक पेरेंट्स बात करते हैं, तो वो जो फर्क होता है, जब वो ठहराव होता है, वो आपको उनकी बातों में दिखता है। हमारी कम्युनिटी में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको पेरेंटल एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, जिनको पेरेंटल लव नहीं मिलता। तो ये सारे पेरेंट्स जितना हो सके उतना कोशिश करते हैं कि जितने बच्चों से बात कर सके, उन्हें हेल्प कर सके, वो करते हैं। एंड इज द रीजन आई लव दिस ग्रुप, आई अडोर ईच एंड एवरी वन फ्रॉम Sweekar the Rainbow Parents. I think it needs a lot of courage to come out as parents and, you know, accept your children and, you know, who work for the right thing. And is the reason I want to say thank you so much, Aruna aunty, and thank you so much to all our Sweekar parents for being so adorable and being so lovely all the time. I've met them at a lot of events, and they have nothing but warmth and love for each and every one out there. Thank you so much. We all need more and more parents like you to work really hard for all the children of LGBTQIA community. Thank you. और अब आज की शाम को आगे बढ़ाते हैं और लेट्स हियर आवर नेक्स्ट स्पीकर, पॉपी देवनाथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पॉपी देवनाथ है। मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। मैं एक ट्रांस मैन हूँ। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और मेरे इस ट्रांजिशन में मेरे कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था। मैं जब घर छोड़े थे तो मुझे बहुत चैलेंजों को सामना करना पड़ा था। मैंने हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करके मेरे लाइफ में आगे बढ़ता गया और कभी भी मैं इस चैलेंज के बीच में मैंने अपने ट्रांजिशन को कभी भी स्टॉप नहीं किया और फाइनली मैं अपना टॉप सर्जरी कंप्लीट करा चुका हूँ और मैं अभी बॉटम सर्जरी के लिए डॉक्टर सर्च कर रहा हूँ। अभी जो इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग जब हार्मोन थेरेपी में जाते हैं तब हम लोगों को हर 3-3 महीना में हम लोग को डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, अपना टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग अपना टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। तो अभी इस लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग को फाइनेंशियल और मेंटली भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस फाइनेंशियल और मेंटली प्रॉब्लम को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ग्रुप आगे आके हम लोग को अभी सपोर्ट कर रहे हैं और मेंटली सपोर्ट के लिए एक ग्रुप भी बनाया गया है। तो इस लॉकडाउन के टाइम पे मैंने अपने लाइफ पार्टनर से भी मिले और उसने मुझे उसी की मोटिवेशन से मैंने अपना एक लाइव वीडियो भी बनाया, ये फेसबुक लाइव वीडियो भी बनाया था मैंने। और राज भाई भी मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो मैं मेरे इस लॉकडाउन के टाइम पे और मेरे लाइफ से मैं एक ही बात सीखा हूँ कि जब भी लाइफ में कभी भी नेगेटिव मोड़ आता है या नेगेटिव हो रहा है तो उस टाइम पे उस नेगेटिव को पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ना चाहिए और लाइफ में खुशी से जीना चाहिए। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू। वाह फाबी, आपने कितनी ब्यूटीफुली अपनी कहानी कही, कितने सिंपल तरीके से, पर आपने एंड कितने पॉजिटिव नोट पर किया है। आई थिंक आपका ये जो करेज है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो आपकी बातों में दिखती है। पर मैं हमारे सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि आप सभी ने नोटिस किया कि जब पापी ने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बात की तो भाई उनकी जो ब्लश थी, उनकी जो स्माइल थी, वो 24 किलोमीटर लंबी हो चुकी थी। क्या आप सभी ने नोटिस किया? तो आई होप पापी कि आप और आपके तरह और जितने भी ट्रांस कम्युनिटी के लोग हैं, आप सभी को जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो इस
एक्सेप्टेंस मीट के माध्यम के द्वारा और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. लेट्स होप कि आप सभी इन सभी डिफिकल्टी से आगे आए और आप सभी का ट्रांजिशन जल्द से जल्द खत्म हो एंड देन वी ऑल विल पार्टी. यस, थैंक यू सो मच. आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब सुनते हैं हमारे अगले स्पीकर जो एक लेस्बियन वुमेन है और उनका नाम है अदिति. Hello everyone, this is Aditi. I'm 30. I work with Accenture HR operations and I identify myself as lesbian. It was I think 20, at the age of 20 I realized that I'm into women, and I think it took almost a year and a half to completely accept myself and finally come out to my parents as a lesbian. The reason why I had to come out was basically my parents were really after me to get married to a guy, and I was really clear about I don't want to get married to a guy even though I never find a girl to get married to. So my basic reason was really clear. So I just came out to my parents. Their first reaction was, I think you should see a psychiatrist because there is something wrong with you, and the reason why you want to see women is because you hang out with gay men, and I think that is the influence which you have, is what my parents told me. And I did not agree to it because I know that at the age of 20 I was almost spent my entire life around straight people, but the 1 year which I spent with gay men cannot define my identity. And since the age of 7 I knew that I am into women. I was always attracted towards them, so I made my point clear. I took my dad to Humsafar Trust where he saw a psychiatrist. He made him he explained him actually what exactly it is to be a LGBT person. And same happened with my mom. Counselor came and she explained it to her. Then I think slowly and steadily they kinda stopped talking to me about getting married. I'm not sure whether they have clearly accepted me because till today I cannot hang out with gay men in the night. I cannot have a night out with gay men because ultimately they are men, and I'm allowed to hang out with women at whatever time I can. So I think the acceptance is not completely there. Maybe because they love me as an individual, and I'm completely okay with my identity and I'm comfortable in my shoes, and that is why they never force me to do something which I don't like. So I appreciate that part. And apart from my parents, I'm out to my brother who took it very easily, and he just told me maybe he knew it since the beginning, and I think I'm glad to have such a great sibling. And one of my cousin, he also knows. He's 19 actually, and he also took it pretty well. So yeah, I'm blessed. And two of my childhood friends, I think they know, and that's good that even they are very supportive about it. As far as my colleagues are concerned, in the previous organization I came out by mistakenly, somebody outed me to them, and then it was a bad thing. I kicked out because of my orientation. Currently I'm working with Accenture, but yes, there is homophobia in Accenture too, but I think the homophobia stays everywhere in India. Yes, Accenture is very LGBT friendly company, so I'm glad to be part of such a good company. But yes, after the lockdown things are becoming very difficult for some of my LGBT friends, because clearly they are not as out as I am, and then there are so peer pressure to get married. I know I'm 30 today, and within a year or two my relatives are gonna pressurize me to get into marriage or something. I know I'm strong-headed, hence I have never given upon on my identity, because for me liking women is just a part of my personality. It is exactly not who I am. So there are certain aspects of your personality which you should understand, and you should just accept that it's okay to be gay, it's okay to be straight, it's okay to be trans. Coming out is a process, and eventually you will find it quite a bit comfortable to tell it to everybody, but you should take that call based on if that person is really important to you. Because I'm not out to everybody, I'm not out to my current colleagues, although my company is LGBT friendly. So I would suggest just take your time and come out, because lockdown is anyways difficult for you as an individual. So I would suggest take your time and have a safe life. Thank you. थैंक यू अदिति फॉर योर स्टोरी. पर जिस तरीके से अदिति ने बात की कि मैरिज का प्रेशर था उनके फैमिली की ओर से, आई एम श्योर हमारी कम्युनिटी से बहुत सारे लोग हैं जो
इस प्रेशर से रोज़ाना जाते हैं और कभी कभार कंटाल जाते हैं और उस डर में वो कहना चाहते हैं कि मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, या जिस भी स्पेक्ट्रम से आप बिलोंग करते हो वो कम आउट होना चाहते हैं, बट देन दे फियर, उन्हें डर है कि कहीं उनके पेरेंट्स उन्हें डिसोन ना कर दे, उनके पेरेंट्स और उन्हें कहीं छोड़ ना दे, उनके दोस्त उन्हें कहीं छोड़ ना दे। पर मुझे बहुत पसंद आया जिस तरीके से अदिति ने अपने विचारों को अपने पेरेंट्स के सामने रखा एंड शी फॉट फॉर हरसेल्फ। आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी कमेंडेबल। थैंक यू सो मच अदिति आपकी इस इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब बारी है हमारे आज के आखिरी स्पीकर्स की। तो भाई ये जो दो लड़के हैं दे बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक साथ ही रहते हैं। तो उसी के साथ लेट्स लिसन टू आशीष एंड मयंक। Hi, I'm Ashish. I'm going to tell you my quarantine story today. I live with Mayank. Mayank is my very old and a good friend. When I moved to Bombay, I chose to live with him, and we started living together in 2017. We have been housemates since last 3.5 years, and there have been so many things that have happened in my life in last 2.5 years that he has supported me to. Had it not been Mayank, it would have been difficult for me to survive in Bombay, and especially during the Corona times, the whole lockdown period. Actually, we had never spent so much of time together before. We were just staying and doing our jobs, going to work, coming back. Though we shared the house, we shared a lot of common friends. We have shared a common love for music and food. This time of last 4 months has been the most challenging and testing time for both of us. It was indeed his patience and perseverance that he could live with me. I'm a pretty difficult person to live with. I have a corporate job which is much more demanding, and due to that my schedules are very busy. Mayank has this very unique way of doing things for someone without showing it off or without telling it up to anyone. He'll just do it silently. He'll make you happy, and that's it. But he was very much there whenever I needed him for emotional stability. I had a very tough time last year, and even this year. There were financial troubles that I was facing during the COVID period. I could not have been able to survive without him. So the key was that we both kind of made an attempt to coexist in a peaceful way. I must say he might disagree to this, but yeah, I think it was much more peaceful coexistence in last 4 months than ever. We cooked, we had our ups and downs, we had at times when we both were angry, at times when we both were happy, ordering food from outside, or making some amazing desserts or very amazing dinners at home. Though we missed our friends whom we socialized with, but all in all it was all worth it. Now when I'm at my hometown and I look back at last 4 months, I just think that it couldn't have been better with anyone else. So we both found strengths within each other to survive. We both were very, very cordial. I'm pretty grumpy at times, but yeah, that's how I am. We both are very different personalities. I'm a morning person, and he's an evening or night person. He is into everything that is on the screen, keeps watching series. I am very much averse to it because I work all day on the laptop. He also does that. But yeah, we are very different individuals. I think that was the beauty, that we enjoy the differences and we survive together. I will take this lovely opportunity to thank him and say a lovely thank you. I know it's not needed, but yeah, we made a choice that will stay together, and hence we formed our family of choice.
थैंक यू आशीष फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और जिस तरीके से आपने कहा, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हम सभी की ज़िंदगी में हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो मयंक के जैसा हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पार्टनर हो या किस भी फॉर्म में हो, पर ऐसा एक दोस्त जो इन डिफिकल्ट टाइम्स में, इन कठिन दिवसों में हमारे साथ रहे और हमें इफ़ नॉट एनीथिंग एल्स पर हमें मेंटली सपोर्ट करे। आई थिंक दैट इज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी को मयंक से सीखनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच मयंक फॉर बीइंग सच अ ब्यूटीफुल फ्रेंड, इतने अच्छे दोस्त होने के लिए थैंक यू। एंड थैंक यू आशीष फॉर शेयरिंग एंड एक्नॉलेजिंग एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दैट मयंक हैज़ गिवन यू। और इसके साथ आइए इस शाम को आगे बढ़ाते हैं और बारी है अब हमारे नेक्स्ट स्टोरी की। अब इसे स्टोरी कहूँ या कविता कहूँ, भाई थोड़ी रिदमेटिक है, थोड़ा म्यूजिक है और थोड़ा नयापन है, पर बात प्यार की है, बात संवेदनशीलता की है, बात वही दोस्ती की है, बात वही परिवार की है। तो आइए अब बारी है हमारे नेक्स्ट स्पीकर की, जिसका नाम है हर्षित। Hello everyone, my name is Harshit and I'm 20 years old and today I'm going to share a story. A story which is really close to my heart. This is my coming out story as well as my acceptance story. Let's begin. कहते हैं आत्मा का ना कोई रूप होता है, ना रंग ना आकार। तो फिर मेरी इस आत्मा को अपनी सोच के तराजू में तोलने का हक इस समाज को किसने दिया? बात है उन दिनों की जब सूरज में तपश कम थी, चांद रौब से आसमान में सजा था, हवाएं ठंडी थी, शायद मेरा शरीर कुछ बेड़ियों में जकड़ रखा था। मुझे इस तरह और नहीं रहना, मैं अपनों को और नहीं खो सकता। सिर्फ ये कुछ अल्फाज जो मेरे जहन में थे, और इनको उस दिन उस शाम मैंने अपने जहन से निकाल कर एक ऐसे शख्स के सामने पेश किया जिसने भले ही मुझे जन्म ना दिया हो, पर उसकी गोद में बैठकर सीखी गई वो जिंदगी की सभी बातें, उन्हीं बातों के वजूद पर आज मेरा अस्तित्व है। मेरी दादी, प्यार से उन्हें हम झाई जी बुलाते हैं। तो वो जो लोग कहते हैं ना कि किसी को मोहब्बत करना जनरेशन सिखाती है या आने वाली जनरेशन जो है वो ज्यादा एक्सेप्टिंग है, उन्हें मैं बता दूं कि वो 70 साल की हसीन और जवान मेरी दादी, जिन्होंने शायद LGBT भी मेरे ही मुंह से पहली बार सुना होगा, उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया है कि यदि किसी से मोहब्बत करो तो उसकी रूह से करो, क्योंकि एक इंसान एक बारी को अपना बाहरी रूप तो बदल सकता है, लेकिन उसके अंदर बसे उस अस्तित्व और उसके उस रूह को कभी नहीं बदल सकता। तो झाई जी, हर शाम की तरह उस शाम भी झाई जी छत पर अखबार बिछाकर सेवइयां तैयार कर रहे थे, वो जो घर के आटे से बनती है ना, मैदे वाली, वो वाली। और मैं चुपचाप खामोश सा बस उनके पास जाकर बैठ गया। अब न जाने कैसे, पर उनको मेरी खामोशी पढ़नी आती है। तो उन्होंने मुझसे कहा, मोने, मेरे घर का नाम मोनू है, पर कहते हैं ना जब कोई प्यार से बुलाए तो ऊ और ए की मात्रा ज्यादा मायने नहीं करती। तो उन्होंने आवाज मारी, मोने, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? और मैं कुछ भी नहीं, एकदम खामोश ना, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा और मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि देख, मैंने तेरा चेहरा पढ़ सकती हूँ, तो तुम मुझसे झूठ मत बोल और मुझे चुपचाप बता दे कि बात क्या है। अब न जाने उनकी ये बात सुनते ही 19 साल से कैद वो सभी आंसू पल में निकल आए। आज से पहले मैं उनके सामने सिर्फ एक बार रोया था, वो भी करीब 15 साल पहले, जब हम झाई जी का घर छोड़कर एक अलग शहर में गए थे। अब मुझे रोता देखकर उन्हें बेचैनी होने लगी, वो परेशान हो गए और वो मुझसे पूछ रहे कि बात क्या है,
किसी ने कुछ कहा तुझसे? तेरे पापा, तेरे बड़े पापा, तेरी मम्मी, किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बता, मैं देख लूंगी। और मैं एकदम खामोश सिर्फ और सिर्फ रोई जा रहा, और रोते रोते सिर्फ वही दो बातें, मुझे इस तरह और अब नहीं रहना, मैं अपनों को नहीं खो सकता। मैंने रोते रोते उनसे एक सवाल किया कि झाई जी, आप मुझसे प्यार करना तो नहीं छोड़ोगे ना? या कभी कभी मुझे खुद से दूर भी नहीं करोगे? अब वो हैरान परेशान ये सोच रहे कि न जाने में ऐसा क्या कराया जो उनसे ऐसे सवाल पूछ रहा हूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख, तू सीधा साधा अपनी बात बता, तू मेरा बीपी मत बढ़ा। तो मैंने भी फिर हिम्मत करी और कह ही दिया कि झाई जी, मानो ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूं ही नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, कॉलेज जाना, लोगों से बात करना, यहां तक कि घर पे भी मैं सिर्फ एक अलग अपने कमरे में बैठा रहता हूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है सबकी ये फिक्र, सबका ये प्यार, इस सच में मेरे लिए है भी या नहीं। अब वो मेरी इन बातों की उलझन को सुलझाते हुए मेरी ओर देखा और मुझसे कहा कि देख, तेरी ये शायराना बातें मेरी समझ के बाहर है, तो चुपचाप सीधी भाषा में मुझे बता क्या हुआ। मैंने लंबी सांस ली, अपनी पलकें झुकाई और अपनी वो बची कुची हस्ती और बची कुची हिम्मत को बटोरते हुए एक सांस में कह दिया कि झाई जी, मानो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो हूं ही नहीं जो मैं इतने सालों से बनता आ रहा हूं। मुझे वो सब करना पसंद है जो मेरी बहनें करती हैं, उनकी तरह रहना, उनकी तरह बैठना, उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह हरकतें करना, वो मेकअप, वो हील्स, ये सब मुझे अपना लगता है। अब एक सांस में बोल तो दिया, पर जैसे ही पलके उठाकर उनकी ओर देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो झट से आंसुओं को खींचकर आंखों के जरिए वापस भेज रही हैं और उनसे कह रही हैं कि बाहर मत आना, क्योंकि उन्हें डर था कि जो हिम्मत करके आज मैंने उनको यह बताया, कहीं उनके आंसू देखकर मैं टूट ना जाऊं। उस शाम उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जो ता उम्र मेरे नाम, मेरे वजूद, मेरी सांस, मेरी धड़कन, मेरे अस्तित्व के साथ रह जाएगी। कि देख, तू लड़का बन या लड़की, मैंने तुझे मुंह नहीं बुलाना है। और मैं हैरान परेशान उनकी इस बात का मतलब समझ रहा, इतने में उन्होंने मेरे हाथों को अपने कांपते हुए होठों से चूमते हुए एक बात कही कि आज मुझे लग रहा है तू सच में बड़ा हो गया। पूरी दुनिया से अलग जाना, फिर उस बात को अपनाना और हिम्मत करके उसको बताना। आज मेरी दी हुई परवरिश काम आ गई और तू बड़ा हो गया। अब ये बात सुनकर ना मुझसे रुका गया ना उनसे, तो मैंने झट से झाई जी को गले लगाया और फिर आखिरकार हम दोनों रो ही पड़े। वो शाम मेरी जिंदगी की सबसे हसीन शाम थी। फिर 2 दिन बाद मैं उसी शाम में अपने घर आ गया, तो 2 दिन बाद 17 जनवरी 2019 करीब रात के 8 बज रहे थे। मेरे पास झाई जी का कॉल आता है और मुझे हर बार की तरह ना नहाने पर डांट पड़ती है और मुझसे कहा जाता है कि मेरा घूमना फिरना ज्यादा हो रहा है तो मैं उसे रोक लूं। और उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि वो अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रही हैं। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाके बैठ गया। अजीब सा समा था, चेहरे पे मुस्कान थी और आंखें आंसू बहाना नहीं रोक रहे थे। जैसे तैसे समेटते हुए खुद को
जो ख्वाब मुझे अपनी नजरों में असली होते हुए नजर आने लगे, उन सबको समेटते हुए मैं सोने चला गया। और मेरे जहन में झाई जी की सिर्फ वही बातें कि तू फिक्र मत कर, तू थोड़ा वक्त दे, मैं सबसे खुद बात करूंगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बस पढ़ाई करूं और जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगा उस दिन वो सब समझ जाएंगे कि वो लोग मेरी खुशियों के बीच नहीं आए, बल्कि खुशियों में उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो 17 जनवरी जब रात को 8 बजे मेरी उनसे बात हुई, उसके बाद मैं सोने चला गया, तो रात को 10 बजे मेरे कजन का फोन मेरे पापा के पास आता है और खबर मिलती है कि झाई जी नहीं रहे। अब इस बात को लफ्जों में कैसे बयां करूं ये मुझे समझ नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश करी पर पूरे शब्दकोश में ऐसे कोई शब्द नहीं जो इस दर्द को बयां कर सके। अब झाई जी तो है नहीं, पर उनकी आंखों में वो सजे मेरे लिए सपने, उनकी बातें, वो आज भी मेरे साथ है। और मैंने तय कर लिया है कि ये कहानी ऐसे नहीं रुकेगी, ये कहानी इस मोड़ पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये कहानी है मेरे आत्मसम्मान की, ये कहानी है मेरी दादी के बेशुमार प्यार की, ये कहानी मेरे जैसी उन सभी आत्माओं की है जो उतनी ही पाक, उतनी ही पवित्र हैं, लेकिन जिंदगी के हर मोड़ पर अग्नि परीक्षाएं देती आई। इतनी मेहनत के बाद आज अपने आप को पहचाना है और अपने अस्तित्व को जाना है ना, ये कहानी ऐसे नहीं रुकेगी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच हर्षित फॉर द ब्यूटीफुल पोएम। पर उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई हम क्वियर्स सिर्फ रोल प्ले में ही नहीं पर वर्ड प्ले में भी माहिर हैं। क्या आप अग्री करते हैं? यस नो? यस तो भाई कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए। और अब आज की शाम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ स्पीकर्स की। जी हाँ, हमारे जो नेक्स्ट सेट ऑफ स्पीकर्स हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि जब पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी से जूझ रही है, हम सभी इस लॉकडाउन में हमारे घरों के अंदर ट्रैप्ड हैं, लॉक्ड हैं, हमारी एनर्जी और हमारा मेंटल स्टेट काफ़ी डाउन है। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे समलैंगिक समाज से बिलोंग करते हैं और उन्होंने हम सभी का लक काफ़ी अप रखा है। पर कैसे? तो कईयों ने पैसे डोनेट कर कर, तो कईयों ने सोशल सर्विस करके, कईयों ने खाना पहुंचाकर, तो कईयों ने अपनी ड्यूटी करके। तो इन सभी वॉरियर्स ने कितने लोगों की जन्माष्टमी, ईद और ऐसे कई सारे त्योहार सवारे हैं। तो आइए अब वक्त हो गया है ऐसे बहुत सारे कोविड वॉरियर्स से मिलने का जो समलैंगिक समाज यानी कि LGBTQIA कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट स्पीकर, जोरदार तालियां हो जाए फॉर डॉक्टर अक्षय रौंदल। Hi guys, this is Dr. Akshay Raundal. I'm really glad that one event which I have been looking forward to every year is making a comeback, and that virtually. So I'm hoping that most of you get access to what everybody has to share about this year's theme, the Quarantine experience. And I think that a lot of individuals from the LGBTQ community during the lockdown period must have had like varied experiences, and here I am to share one of my own. It was mid-March when the news of lockdown started, and at that time I was employed with the Humsafar Trust's clinic, and I was really surprised that even though everything shut down, this clinic, our director, our CEO, they were not ready to back down. They were like, we cannot go back on our clients' needs, and we started planning out our plan of action, like what we could do that could help reach out to more people during this lockdown. And I feel really fortunate enough to be a part in their team where I could help people get access to ART medications, get it delivered to them from remotest part of the places in India. And not only in India, we even had instances where we could help people in different countries. And that's where my boss Sandeep Mane came and asked me, like, you're doing so much here, why not you use your services in one of the COVID wards? And that's what got the ball rolling. And in less than a week, I found myself in the COVID ward in ICU. Obviously, I was not alone. I had backing from my seniors. I had backing from young specialists and young consultants. It was really good to see that a lot of young people came forward to help people on the ground, because
we knew that we were part of the younger age of the spectrum, which did not have the lethal part of the COVID virus. I see that a lot of people are making only doctors the hero, but that's not seen actually is. Like doctors are definitely involved, but I would really like to extend my gratitude towards nurses, community health workers, security guards, essential services who are working in hospitals, hospitality industries who are serving in quarantine centers. Thank you so much. You guys have really been the underrated heroes, which we all want to thank, and I hope you guys are safe. My quarantine experience was a little bit different. I was not really locked in like most people were, and I heard experiences of people who were facing mental and physical violence in their own homes. So my sufferings are not nothing in front of them. So I hope that now that so many months are over, I really hope that you guys are in a safe space, and if not, please reach out for help to Humsafar Trust. They could actually help you guys with something. To sum up my experience, it was a bittersweet one. Like, I had my good days, I had my bad days, and I had my worst ones. I got to experience very different stories. I could see people from different social classes. I could see that the richer ones wanted to go back home safe. The poorer ones were not scared of the virus, they were scared about the upcoming financial and hunger crisis which was awaiting just for them. So it was really an eye opener for me, like how this virus affected different sets of people. This COVID experience has taken a lot of lives, and a lot of people have lost their life while serving you guys. So I hope that everyone is going to be responsible and just use your mask, use your sanitizers, and stay safe. Keep your family safe. Thank you. Hello friends, my name is Abhishek, and I'm working in a private diagnostic center in Mulund, and we are dealing with COVID patients since the start of the pandemic, that is in the month of March itself. So for us doctors, the life has been in the plastic, but trust me, it's not a fantastic life. Wearing those PPE suits, those gloves, those double mask, the N95 and the surgical 3-ply mask, and the face shield and everything, covering up is not an easy task to wear as well as to wear off them. And then we have to follow the precautions of not being in the ACs, because the ACs are not allowed. We are not supposed to eat anything during that time when the PP suit is on. No eating, no drinking. We can't go to pee, we can't go to poo. So nah, not good life at all. But somehow we have been able to do it, and it has been very enriching journey so far. We've learned a lot of things about how the COVID presents, how it interacts with patients, what can we do, what we cannot do, and over a period of last 4-5 months we have now come to a stage where we have got a pretty good much hold on the disease as well as the pandemic per se. So generally people who have got reduced immunity status, people who have got uncontrolled diabetes, uncontrolled blood pressures, chronic kidney disease, patients on cancer treatment are the ones who are high risk there, and they needs to be taken much more care of. So to summarize it, if you want to remain a bit more okay during the pandemic, just maintain your hygiene, maintain your diet, maintain your positivity of mind, have a good healthy nutrition, exercise regularly, and you should be able to walk up through this pandemic. One thing which I want to emphasize here, which I've seen with quite a lot of people, of not wearing masks adequately, or if they are wearing it, they are not using it properly. So I've got a mask here with me, just to have a small demo how to wear a mask. This is your mask. These are the ears of the mask. Hold the ears this way, and while wearing, take it on your face and take this behind your ears and secure it. To release it, hold the elastic, stretch it out, and then remove it. It's simple. Don't touch the front of the mask, and do not touch your face regularly once you have touched the mask to avoid yourself getting infected. So that's all. I request you to follow those personal hygienes and those precautions, and I think we all will be able to deal with this pandemic in a much more effective way. Thank you, and all the best.
नमस्कार, मेरा नाम विवेकानंद और मैं हमसफर ट्रस्ट जो इंडिया की सबसे पहली और सबसे पुरानी LGBTQ ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह काम करता हूँ। पिछले 25 साल से मैं अपनी ही कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 25 सालों में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं जो हमने लड़ी हैं, बहुत स्ट्रगल किया है और ये जो स्ट्रगल है ये अभी भी जारी है, ये एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। ये सच है कि सेक्शन 377 जो है रीड डाउन किया गया है, ये सच है कि होमोसेक्सुअलिटी अब एक क्रिमिनलाइज ऑफेंस नहीं है, मगर एक्सेप्टेंस की जर्नी अभी भी बहुत लंबी है। मगर आज मैं आप लोगों के सामने जब बैठा हूँ तो मैं LGBT कम्युनिटी का एक जो एक्सेप्टेंस है वो अलग लेवल पर बात करने चाह रहा हूँ, क्योंकि हम सब आज ऑलमोस्ट 6 महीने होने आए हैं, हम लोग कोविड-19 के पैंडेमिक में जी रहे हैं, हम सब लॉकडाउन में हैं। हर साल हम एक्सेप्टेंस मीट के लिए पर्सनली मिलते हैं, बट इस बार पहली बार हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप भी हमसे उसी तरह से कम्युनिकेट करेंगे। मगर खुशी की बात यह है कि ये एक्सेप्टेंस मीट जो है वो चलते रहना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। कोविड जो है एक पेंडेमिक है जिसने हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी है। अब नॉर्मल के मायने बदल गए हैं और आप रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जीते थे उससे हटकर आज मास्क लगाना नॉर्मल हो गया है, क्योंकि आप बिना मास्क लगाए बाहर जा नहीं सकते हैं, आप अपने साथ साथ दूसरों को रिस्क करते हैं। इस पैंडेमिक में हमने एक चीज़ नोटिस की कि जब शुरुआत हुई तो कहीं पर भी मुख्य धारा में जो एक नैरेटिव है, एक जो लार्जर नैरेटिव है अराउंड LGBTQ कॉन्वर्सेशंस, उनके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा था, कोई उनके बारे में सोच नहीं रहा था, कहीं पर लिखा नहीं जा रहा था कि LGBTQ कम्युनिटी जो है वो इस पेंडेमिक में कैसे डील कर रही है, उन पर क्या असर हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है। कई बच्चे हैं जो ट्रांस हैं, वो आज अपने घरों में, जैसे मेरे एक ऑफिस में ही काम करते हुए कलीग ने मुझसे कहा था कि सर ये जो लॉकडाउन है ये मेरी आत्मा का लॉकडाउन है, ये मेरे सोल का लॉकडाउन है। कई प्रेशर्स झेल रहे हैं बच्चे, कई प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम हिजड़ा समाज में देखते हैं जाकर तो उनकी जो कमाई के जरिए हैं बिल्कुल बंद हो चुके हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई उनके पास प्राइवेसी नहीं है। जब हम सेफ्टी मेजर्स की बात करते हैं, जब एक कमरे में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं तो सेफ्टी मेजर्स क्या अपनाए जा सकते हैं। मगर हमने एक चीज़ देखा कि इन मुद्दों के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं था। और ये मुझे एग्जैक्टली याद है, 29 मार्च का डेट था एंड हमारी टीम लीडर्स की मीटिंग चल रही थी। तो हमारी बैंगलोर जो टीम को लीड करती हैं उन्होंने मुझसे कहा कि विवेक, एक बच्चे का कॉल आया था मुझसे एंड कहा कि सर मेरे जेब में सिर्फ 9 रुपए हैं, क्या हमसफर कुछ मदद कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा सच था, एक झटका था, एक घात जैसा था कि हमारे बच्चे, हमारी कम्युनिटी के लोग उस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां पर पेट भरने तक को पैसा नहीं है, लोग घरों का रेंट नहीं दे पा रहे हैं, घर में रहकर अपने पेरेंट्स के हाथों अत्याचार सह रहे हैं, वायलेंस हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं? तो उसी दिन ही हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम है #हमसफर फाइट्स कोविड-19। हमसफर के जो स्टाफ थे, जिन से भी हमने फोर्स नहीं किया था, हमने वॉलंटरली कहा था कि आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकें आप कंट्रीब्यूट कीजिए। और लोगों ने 5% से लेकर 50% तक अपनी सैलरीज कंट्रीब्यूट की और उसी कंट्रीब्यूशन से हम लोगों ने हमसफर फाइट्स कोविड-19 इनिशिएटिव स्टार्ट किया। फिर हमने सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करना शुरू किया, हम लोगों ने पोस्टर्स रिलीज करने शुरू किए कि अगर कम्युनिटी में कोई भी इम्पैक्टेड है, अगर किसी को भी मदद की ज़रूरत है तो वो हमें अप्रोच कर सकता है। देखते ही देखते हमारे पास रिक्वेस्ट्स की भीड़ लग गई एंड मैसेजेस आने शुरू हो गए, लोगों ने अपनी दिक्कतें बतानी शुरू की। और आज 4 महीने बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने से हम ये इनिशिएटिव्स चला रहे हैं और आज
हम तकरीबन 20 राज्यों में 5,000 कम्युनिटीज़ तक हम मंथली राशन पहुंचा रहे हैं। करीबन 700-750 लोग हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए था, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी। हम उनके बैंक अकाउंट्स में उनके पैसे ट्रांसफ़र कर चुके हैं, क्योंकि कई बार लोगों को रेंट ना पे करने की वजह से घर से निकाला गया है, क्योंकि वो रेंटल जगहों में रहते हैं। सो इस तरह की जो मदद है, कई लोग हैं जो HIV पॉजिटिव हैं, जो अपने मेडिसिन ठीक से ले नहीं पाते हैं, वक्त पर ले नहीं पाते हैं। एंड आज तकरीबन 650 के ऊपर HIV पॉजिटिव लोग हैं जिनका हम लोगों ने ट्रीटमेंट का पेमेंट किया है। तो हम उनसे सिर्फ इतना कहते हैं कि आप दवाई खरीद लीजिए अपने प्रिस्क्रिप्शन पर और उसका फ़ोटो निकाल के बिल का हमें भेज दीजिए, हम आपके बैंक में पैसे जमा करवा देंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अपॉइंट किए हैं जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी के लोगों में हमने ये अनाउंस करना शुरू किया कि वो हमारे काउंसलर्स को अप्रोच कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और उनसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। पिछले 4 महीने में तकरीबन 750 से ज़्यादा कम्युनिटी, LGBTQ कम्युनिटी के लोगों ने इस काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की सुविधा को उपलब्ध किया है। उन्होंने ये किया है। और अब जब हमने शुरुआत की थी, हमने सोचा था कि शायद अप्रैल, मई, जून हम 3 महीने तक ये काम करेंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। मगर आज हम अगस्त में हैं, 5वां महीना चल रहा है और हम देख रहे हैं कि ये खत्म नहीं होने वाला है। ये पेंडेमिक का असर लंबा चलने वाला है। तो हमारा जो मुहिम है, हमारा जो इनिशिएटिव है, इसको हमें आगे लेकर जाना है। हमने शुरुआत में अपनी सैलरी से शुरू किया, बट उसके बाद हमने करीबन 400 मित्रों को, अपने जो दोस्त हैं हमारे, हमने उनको ईमेल्स लिखे। और मुझे गर्व है इस बात पर कि ये हमारी कम्युनिटी है जो अपनी कम्युनिटी की नीड्स को समझती है। हमारे अलाइज हैं, हमारे दोस्त हैं जो हमें विश्वास करते हैं, हमारे स्वीकार पेरेंट्स हैं जिन्होंने एक बार फिर एक्सेप्टेंस बताया कि वो कम्युनिटी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमें करीबन 200 इंडिविजुअल्स ने डोनेशंस दिए हैं। हमें करीबन 7, तकरीबन 8 कॉर्पोरेट एजेंसीज हैं जिन्होंने हमें योगदान दिया है। और जो मुहिम हमने मुंबई से शुरू की थी, जो काम हमने सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में स्टार्ट किया था, उसे लेकर अब हम 20 स्टेट्स में जा रहे हैं, जहां हमने कम्युनिटी पार्टनर्स बनाए हैं। लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें भेजते हैं और हम उनके वेंडर्स तक, जहां से वो सामान खरीदना चाहते हैं, हम उनको पेमेंट करते हैं। तो इसमें कम्युनिटी में से कोई भी हमसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा है। ये वो लोग हैं जो खुद से आगे बढ़कर अपनी कम्युनिटी की मदद कर रहे हैं। वो वेंडर्स से जाकर अनाज उठाते हैं, वो पुलिस परमिशंस लेते हैं, वो ट्रांसपोर्ट परमिशंस लेते हैं और वो जाके कम्युनिटी के लोगों तक राशन जो है उसकी डिलीवरी करवाते हैं। तो ये जो सिलसिला है ये जारी है, ये चलता रहेगा। और इसमें हमसफर ट्रस्ट की जो अपनी टीम्स हैं, हमारे तकरीबन 12 स्ट्रीट आउटरीच वर्कर्स हैं, हमारे 3 प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, हमारे करीबन 14 सीनियर मैनेजमेंट टीम्स हैं। ये आपस में बैठकर करीबन 31-32 लोग हैं जो दिन रात कोविड रिलीफ फंड चला रहे हैं। इनमें से कोई भी किसी तरह का कॉम्पेंसेशन नहीं मांग रहा है, सैलरी नहीं मांग रहा है। ये जितना भी हम डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट था, हमारा टारगेट हम 2 गुना अचीव कर चुके हैं। जो हमने सोचा था हम अगस्त एंड तक लेके जाएंगे, आज हमें फक्र है कि हम ये इनिशिएटिव दिसंबर एंड तक ले जा सकते हैं। और अगर हमें कम्युनिटीज़ का और हमें दूसरी एजेंसीज का सपोर्ट मिलता रहा तो शायद हम इसे 6 महीना और खींच पाएंगे। शायद हम इसे तब तक खींच पाएंगे जब तक कम्युनिटी इस अवस्था में से बाहर ना निकल आए और खुद से एक बार फिर से बाहर जाकर काम करना शुरू ना कर दे और उनको ये जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों का अंत ना हो जाए। तो ये हमारी कम्युनिटी, हम आभार मानते हैं उन इंडिविजुअल्स का, हम शुक्रगुजार हैं उन अलाइज का, हम शुक्रगुजार हैं उन एजेंसीज का जो इस दिक्कत की घड़ी में हमसफर के साथ खड़ी हुई है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि हमसफर ने आज तक कभी कोई रिलीफ फंड नहीं चलाया था, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मगर जब ये कम्युनिटी में नीड उभरी तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें जाना है, हमें काम करना है।
और जब हमने काम करना शुरू किया तो हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ एक पूरी सेना थी, एक तादाद में लोग हमारे साथ खड़े हुए जिन्होंने हमारा हाथ थामा और अपनी कम्युनिटीज़ को आगे बढ़कर मदद पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहूँगा। ये एक्सेप्टेंस की अपने आप में एक मिसाल है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर कोविड वॉरियर्स, न ही सिर्फ जो इस वक्त हमारे साथ हैं, पर वो सभी जो इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे लिए ये पैंडेमिक और लॉकडाउन आसान बना रहे हैं। आपके धैर्य और आपके इस हार्ड वर्क ने हमारे लिए ये लॉकडाउन में हमारा लक काफ़ी अप कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स। और अब बारी है आज के शाम के हमारे आखिरी सेक्शन की, जो है मेंटल हेल्थ। हमने मेंटल हेल्थ के बारे में कई सारे लोगों से सुना है, हमने कई सारे स्पीकर्स को अलग अलग इवेंट पर सुना है, पर आज इस एक्सेप्टेंस मीट में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस क्वारंटीन में, इस लॉकडाउन में, जैसे कि हमने बहुत सारी कहानियों में सुना, हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं जो शायद हमें पता भी ना हो। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस लॉकडाउन के वक्त हम सिर्फ और सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। हम सभी की ज़िंदगी में हमारी मेंटल हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अब बाद में भी कर पाएंगे। मेंटल हेल्थ अगर आपकी ठीक हुई तो आपके लिए बाकी सारी चीज़ें करना काफ़ी आसान हो जाएगा। हमने सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा है इस वक्त के बहुत सारे कोट्स चल रहे हैं कि अगर इस लॉकडाउन में अगर आप कुछ नई स्किल ना सीखे, अगर कुछ नई चीज़ें ना सीख ले तो प्रॉब्लम इज विद यू, और आप लेजी हैं एंड ऑल ऑफ दैट। बट आई फील प्लीज डोंट फोर्स योर आइडियाज ऑफ व्हाट दूसरे लोगों को करना चाहिए इस लॉकडाउन में। आपके लिए सबसे पहली चीज़ अगर कुछ होनी चाहिए तो वो है आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। आपकी मेंटल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है, और उसके बाद अगर आप ये सारी चीज़ें, दूसरी कोई भी स्किल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सीखना चाहते हैं तो कोशिश करें, बट डोंट पुश योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि आप नहीं सीखोगे तो नहीं जी पाओगे इस लॉकडाउन के बाद। सो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी दें, और इसीलिए इस प्रायोरिटी के लिए हमने लेकर आए हैं हम इस मेंटल हेल्थ प्रोफेशन से बहुत सारे स्पीकर्स। सो शुरुआत करेंगे हम डॉक्टर अंजलि छाबरिया से। डॉक्टर अंजलि छाबरिया पिछले 25 साल से भी ज़्यादा योगदान दे चुके हैं इस इंडस्ट्री में। उन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश की है जिसका नाम है डेथ इज नॉट द आंसर, understand suicide and ways to prevent it. She is a psychiatrist and a psychotherapist who also runs a mental health facility in Mumbai जिसका नाम है Mind Temple, जहाँ पर उनके पेशेंट के इमोशनल और बिहेवियर नीड्स को परखा जाता है, जाना जाता है और उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो आइए अब सुनते हैं Importance of Mental Health from Dr. Anjali Chhabria. A very good evening to all of you. It almost sounds strange to wish you a happy Independence Day, because the only thing that we don't have today is independence. We're all stuck up at home. Some of us are going to work worrying whether the COVID will catch you. Some of us have already been through it and come out of it without any problems, while there are others who have lost a loved one. What is constant is, yes, it all started 5 months ago, where we thought that there would be some strange miracle and we in India would be spared. Similarly, we also thought that by August 15 there would be some vaccine that would come to all our houses and we would be spared by this ongoing COVID, what is going on, which seems to not end, and the figures are just going on increasing. Now, how do we protect ourselves? How do we keep ourselves emotionally safe? How do we keep our positivity going in a period like this? People talk about the new normal. What is the new normal? So some things which I have seen which have helped people is, of course, we need to keep our emotional health in balance. And how do we do that? There are a few recommendations that I would make today. The first thing is there is something called as forced normalization. Now, what is forced normalization? That is that we force, as the word suggests, we force our lives to become normal. So even if you have nowhere to go, wake up in the morning, do not keep sleeping till late, and the first thing you do is jump out of bed within the first 15 minutes of waking up.
How that helps is that, if you keep lingering on in bed and you've woken up, what's going to happen is that there are going to be negative thoughts coming into your mind, and you will not be able to deal with it, and your day starts getting ruined even the moment you wake up. Once you wake up, it's also important that you rush in, either go and have a shower or go to the kitchen and cook yourself something, and make sure that you're cooking yourself a breakfast or tea, whatever it is, you have to do it yourself. Don't ask anyone else to prepare it for you. Sit in a place which is well ventilated. Open the windows. Do not sit in darkness. It's important to not use the bed. Just use the bed only to sleep. Do not eat in bed. Do not work in bed. Now, when you do that, if you spend all your waking time on bed, what's going to happen is that when you want to sleep at night, you're not going to be able to sleep. And that itself is going to create a problem with your emotional health. 40% of the world has lost its sleep. And that is something that people are struggling with. And that is making things worse. So that is why it's important. Even if you stay in a one-room kitchen or only a room, as soon as you wake up, get out of bed, you've made yourself a cup of tea, draw the windows, get some sunlight, and sit and have your cup of tea and plan the day. I know that a lot of us are struggling because they don't have something to do. But just remember the time that you always felt that, when I have time, I'm going to do this and I'm going to do that. This is probably the time to upgrade any skills or practice things that you may have wanted to do. Spend some time working, okay? Whatever work you're doing, just sit down, have a shower, eat something, and sit down on the work. Chances are that if you procrastinate, it's going to just become a bigger mountain of things to do, okay? Stay in touch with your family, reach out to your friends, reach out to your relatives, reach out to elderly people who are feeling extremely lonely. By doing that, when you help someone, your oxytocin levels rise and you feel better by yourself. Okay, talking about helping, help anybody. Water plants, put up a small bowl of water at your windowsill so that birds can come and drink some water. Just by watching them, you're going to feel better. The other thing I want to tell all those people who are struggling with financial issues is sit down and do a reality check. Stop buying things on the credit card. In fact, sit down and see what is the reality of your finances. If you need to downscale, please downscale. Do not go on spending or, just feel that, no, it's all going to settle down. Okay? Discuss with your loved ones what financial issues, what are the problems that we are going to face, and deal with it. And yes, if you are feeling stressed, if you're able to talk to your loved one, please do that. If you're not able to share with your loved ones, just pick up the phone, talk to any of the helplines which are available. Sometimes it's easier to share with a stranger. And if you feel that your mental health is really getting affected, if you're crying, if you're getting angry, if you're getting irritable, and you're not being able to sleep, and worse off, if you're getting ideas of harming yourself, please pick up the phone. Reach out to a psychologist or a psychiatrist. They are here to help you. Take the help before it is too late. Hello all, my name is Prachi Naik and I am a queer affirmative psychotherapist. I would like to wish you all a happy Independence Day. The Acceptance Meet has always been a wonderful platform for members of the LGBTQIA community and their allies to share their stories. In COVID pandemic, the Acceptance Meet is more important than ever. More and more people are seeking help for mental health issues. It seems as if the lockdown has made mental health on the rise. This lockdown has brought upon difficulties which are unique to queer individuals alone, such as living with unaccepting family, inability to meet with their queer family, family of choice, inability to live their identities due to fear,
and also mental health issues like loneliness, anxiety, and depression. There are some learnings that I would like to share with you. We all are stuck in this situation together. I agree that some people have it more difficult than the others. What we can do is start by being kinder to the people around us. Start by listening attentively and patiently before reacting or giving advice. Be open to sharing your feelings. A simple statement of I feel or मुझे महसूस हो रहा है or मला असं वाटतं can go a long way in starting this conversation and being kinder to each other. Establish boundaries between work and personal life. Work from home has blurred the boundaries between work and personal life. Hence, assert and re-establish these boundaries wherever you can. I would also like to address companies to also make sure that their employees aren't overworked. This will also impact your productivity and performance. You can reach out to certain institutions who have set up helplines for mental health. This list was curated by Scoop Whoop. At the end of this message, I will share the list. Please take note of this. Mental health is as important as physical health. Please don't allow the stigma surrounding mental health to stop you from accessing help. Stay safe and take care of yourself. So let me give you 3 quick tips on taking care of your mental health. 1. Tell one good thing to yourself. कोई positive बात, कुछ दिन में अच्छा हुआ, कुछ एक अच्छी बात करो अपने साथ. Point number 2. जब भी आप कुछ भी खा रहे हो, खुशी से खाओ. Don't eat with lot of anxiety या जल्दी जल्दी खाना खा लिया क्योंकि काम करना है. आराम से खाना खाओ, धीरे धीरे खाना खाओ और खुश होके खाना खाओ. Like enjoy your meal. And third thing, when you go to bed every night, make sure कि आप गुस्से से या दुखी होके बेड पे नहीं जा रहे हो. Resolve your issues. अगर पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया या बच्चों के साथ झगड़ा हो गया, make sure you resolve your issues before going to bed and consciously make an effort of sleeping with a smile. So these are 3 things that you can do, and let us know how these tips worked for you, and I'm sure this will help you maintain a good mental health. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर रचना, हमें वो 3 आसान तरीके बताने के लिए जिसके साथ ना ही सिर्फ क्वारंटीन में पर उसके बाद भी हम हमारी जिंदगी ज्यादा सुखमय तरीके से जी पाएंगे. सो थैंक यू. और उसके साथ देवी और सज्जनों एंड अदर्स, इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स द एंड. इस शाम को अंत तरफ जाने का वक्त आ गया है, इस शाम को कंक्लूड करने का वक्त आ गया है. पर उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सभी स्पीकर्स का. सो शुरुआत करते हैं फ्रॉम द क्यूटेस्ट ऑफ ऑल, अरुणा आंटी, द स्पीकर, द रेनबो पेरेंट्स, देन अदिति, पापी, आशीष एंड मयंक. उसके बाद हमारे परफॉर्मर्स समीर एंड हर्षित. Then our COVID warriors, Akshay, Abhishek and Vivek sir. And last but not the least, our mental health professionals, Anjali ji, Prachi ji and Rachna ji. Thank you so much everybody कि आप सभी ने हमें आपका कीमती वक्त दिया और इस लॉकडाउन में हमें इंस्पायर करके एक बेहतर जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया है. So thank you so much for that. And then I would like to thank our sponsors and organizers. तो शुरुआत करते हैं हमारे sponsors के साथ, Amplify Change and Connect. Then our organizers, Yariyan, Humsafar and Umang. Then our co-organizers, Queer Adda, Qgraphy, Scenagers, Centrix and Economics. Thank you so much for all the hard work and efforts that you guys have put in making this Acceptance Meet 2020 a great success. और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यारियां और उमंग का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी ये वर्चुअल एक्सेप्टेंस मीट 2020 होस्ट कर सकूं. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और हम सभी की यही इच्छा है कि जब 2021 में हम ये एक्सेप्टेंस मीट ऑर्गेनाइज करें तो हम सभी पर्सनली मिलकर ये सारी बातें सुने, एक दूसरे को वो प्यार भरी झप्पियां दें एंड इंस्पायर करें. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और हम यही चाहेंगे कि भाई ये पैंडेमिक जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हम सभी हमारी जिंदगी एक नॉर्मल तरीके से फिर से जी पाएं. पर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे सभी पेरेंट्स, फैमिलीज एंड अलाइज का, जिन्होंने हमें हमेशा साथ दिया है और हमारे साथ हमारी जंग को लड़ा है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड इन द एंड सिर्फ ये चीज़ कि भाई
और कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच। आई एम योर होस्ट चिराग विटलानी। प्लीज़ टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।